वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 40 और हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज फिर से चैप्टर नंबर 7 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। कौन सा सोर्स है, कौन से रास्ते हैं ओके जो हमारे बिजनेस के लिए, बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए मदद करते हैं, बिजनेस में फाइनेंस करने के लिए मदद करते हैं। ये समझो अरेंजमेंट कहाँ से किया जाए, कौन सा सही रास्ता है, कौन सा गलत रास्ता है। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा इक्विटी शेयर क्या होता है, हम लोगों ने जाना शेयर क्या होता है, ये समझो। सो आज हम लोग फिर से धीरे धीरे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, आप लोग सपोर्ट करो, लाइक करो, आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो यार। ये सब ना, ये सब आप लोग के लिए ही तो बना रहा हूँ। ये सब अकाउंट्स का हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, तीनों सब्जेक्ट इस कॉमर्स टिप्स आपके लिए ही ला रहा है। ये सब सो गाइस, आज का टॉपिक है प्रेफरेंस है। सो प्रेफरेंस है, नाम से ही पता चल रहा है। ये सब प्रेफरेंस होता है ना, आपने सुना है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दिया जाए या फिर फर्स्ट प्रेफरेंस सीनियर को दिया जाए, सीनियर सिटीजन को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए, है कि नहीं। तो ऐसा आपने सुना होगा, प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए, है कि नहीं। एक सब्स्टिट्यूट वर्ड है, प्रेफरेंस बोलो या प्रायोरिटी बोलो, है कि नहीं। तो प्रेफरेंस नाम से ही पता चल रहा है कि पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा, इसी को मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर व्हिच गेट प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर के पहले आप प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड दो, प्रेफरेंस शेयर वालों को देखो। आप कोई भी काम हो, कोई भी मतलब कोई भी मैटर हो, प्रेफरेंस शेयर वालों को पहले देखो, या चाहे आप डिविडेंड दे रहे हो तो इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर को मिल जाना चाहिए। ऐसा ना, आप अगर कंपनी बंद हो रही है, मान लो लिक्विडेशन के टाइम पे, अगर कंपनी को वापस लिक्विडेशन के टाइम पे पैसा देगी, वापस अपना कैपिटल रीपेमेंट करेगी, जैसे जो आपने लगाया है, तो पहले किसको दिया जाए, पहले दिया जाए प्रेफरेंस शेयर वालों को, इक्विटी शेयर वालों को नहीं। तो प्रेफरेंस नाम से ही पता चलता है ये सब। तो प्रेफरेंस शेयर और दो शेयर, वो शेयर होते हैं व्हिच गेट प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर से पहले इनको प्रायोरिटी मिलती है। सो प्रेफरेंस शेयर एंजॉय टू प्रेफरेंशियल राइट, दो प्रेफरेंशियल राइट एंजॉय करते हैं इक्विटी शेयर से पहले। कौन सा दो है। नंबर 1, राइट टू रिसीव फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इनको मिलता है इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलने के पहले, इक्विटी शेयर को डिविडेंड देने से पहले इनको पहले डिविडेंड मिल जाता है, वो भी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। सो इक्विटी शेयर के पहले हम लोगों ने प्रायोरिटी दिया प्रेफरेंस शेयर वालों को। राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी वाइंड अप होने के समय में किसको रीपेमेंट किया जाए पहले, कैपिटल प्रेफरेंस शेयर वालों को। जो लोगों ने प्रेफरेंस शेयर खरीदा है उनको पहले दे दो, है कि नहीं। इक्विटी शेयर वालों से पहले ध्यान देना है प्रेफरेंस शेयर वालों को, बस इतना याद रखो। सो फीचर्स देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, यहाँ डिविडेंड भले ही कम मिलता है लेकिन फिक्स्ड मिलता है, मतलब रेगुलर मिलता है, ठीक है, फिक्स्ड मिलता है रेट ऑफ डिविडेंड। अगर 5% है तो आपको फिक्स्ड मिलेगा 5%, ठीक है। तो ये एक फीचर्स है आपका। बट इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं था। जैसा ना, कंपनी अगर हाई लेवल पे जा रही है तो आपका हाई लेवल डिविडेंड मिलेगा, लो लेवल पे आ रही है तो नहीं मिलेगा, ये समझ। सो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल रीपेमेंट कब होगा, सीधा बात है, जान ही रहो। कैपिटल रीपेमेंट वाइंडिंग आपके समय में, लिक्विडेशन के समय में, इक्विटी शेयर से पहले, है कि नहीं। तो ये वही पॉइंट है, ये दोनों याद। फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, हाँ डिविडेंड फिक्स्ड रेट रहेगा, लेकिन इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं है। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का रीपेमेंट कब होगा, वाइंडिंग अप के समय में होगा, और वो भी इक्विटी शेयर से पहले होगा। नो वोटिंग राइट्स, इसमें वोटिंग राइट्स नहीं है। ये समझो, इक्विटी शेयर में वोटिंग राइट्स था, इसमें वोटिंग राइट्स नहीं है। तो ये कुछ ओपिनियन भी नहीं रख सकते, प्रेफरेंस शेयर वाले कुछ नहीं बोल सकते, मैनेजमेंट में कुछ नहीं बोल सकते कंपनी का। फिर हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, ये एक आपका फीचर्स है। इट हेल्प टू कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड बिकॉज प्रेफरेंस शेयर अट्रैक्ट मोर पब्लिक ड्यू टू फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। ये पब्लिक को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, मतलब ज्यादा लोग सोचते हैं कि चलो मतलब इतना ज्यादा रिस्क, इक्विटी शेयर में ज्यादा रिस्क है ना, तो इक्विटी शेयर में ज्यादा रिस्क है तो प्रेफरेंस शेयर ले लो, है कि नहीं। कम से कम मिलेगा तो, फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा तो हर साल, ये सब। तो इसमें ये हेल्प हो जाता है कंपनी के लिए कि लोग ज्यादा प्रेफरेंस शेयर प्रीफर करते हैं। देखिए नाम में ही आ गया, लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं प्रेफरेंस शेयर खरीदना, पहले प्रायोरिटी पब्लिक भी इसी को देती है, ये सब। तो इक्विटी शेयर खरीदना एक जोखिम का काम है, मिलेगा तो अच्छा बना देगा, अच्छा खासा अच्छा रिटर्न मिलेगा, नहीं मिलेगा तो 5 साल बैठे रहो, ठीक है। तो ये है आपका फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मेरिट्स,
अब मेरिट्स मतलब क्या, अच्छाई, तो अच्छाई तो इस सब में से ही आता है ना, मैंने आपको पहले ही बोला फीचर्स में ही अच्छाई और बुराइयां छुपी हुई है। तो मेरिट्स रीजनेबल सेफ्टी ऑफ रिटर्न, देखो रिटर्न सेफ्टी है, आएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो ये आप एक यहां से लिख सकते हो, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड से यहां से ये लिख सकते हो। नो इंटरफियरेंस इन मैनेजमेंट में इंटरफियरेंस नहीं कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर वाले, क्यों, क्योंकि इसमें नो वोटिंग राइट्स ही नहीं है, तो कहां पे आप मैनेजमेंट में इंटरफेयर करोगे, कोई ओपिनियन ही आप अपना नहीं रख सकते। इक्विटी शेयर वाले रख सकते हैं क्योंकि उनको वोटिंग राइट्स का हक है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनते हैं, बट आप नहीं चुन सकते, आप प्रेफरेंस से खरीदे हो, आप नहीं चुन सकते। तो ये मेरिट्स आपका नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो ये कंपनी के लिए मेरिट्स हो गया ना, कंपनी के लिए तो अपना मन से जो करेगा, ये सब। फिर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, अब कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट कब रीपे करेगी, वाइंड अप के समय में, भले इक्विटी शेयर से पहले करेगी लेकिन अभी तो नहीं करेगी, वाइंड अप के समय में करेगी, लिक्विडेशन के समय में करेगी, बंद होने के समय में। हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, और वही देखिए ये एक लिमिट, ये एक एडवांटेजेस ही तो है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है प्रेफरेंस शेयर, तो ये एक आपका क्या है, ये एक आपका एडवांटेजेस ही तो है, एक आपका मेरिट्स ही तो है। सो हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। अब कुछ डीमेरिट्स देख लेते हैं, डीमेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। लिमिटेड अपील मतलब नो हायर रिटर्न। अब जैसे हम लोगों ने देखा था एडवेंचरस पब्लिक के लिए ये नहीं है, मतलब जो पब्लिक चाहते हैं कि हमको ज्यादा पैसा मिले, ये उनके लिए नहीं है, नॉर्मल मिलेगा 4% 5% जो मिले नॉर्मल मिलेगा, आप हायर रिटर्न का इसमें मत सोचो। तो ये है लिमिटेड मतलब लिमिटेड ही रहो, ठीक है। लो रिटर्न, तो लो रिटर्न मिलेगा, लो रेट ऑफ डिविडेंड भी लो रेट में मिलेगा, ये समझ लो। तो ये है आपका डिमेरिट्स है, तो डिमेरिट्स बनाना है तो बन ही जाता है। फिर नो टैक्स बेनिफिट, इसमें आपको प्रेफरेंस शेयर वालों को टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता है। देयर इज नो टैक्स सेविंग इन केस ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, टैक्स सेविंग, आप टैक्स नहीं बचा सकते, डिविडेंड मिलेगा आपको जब प्रेफरेंस शेयर से। सो देयर इज नो टैक्स सेविंग, टैक्स सेव नहीं कर सकते इन केस ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, जो आपको प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड मिलेगा उससे आप टैक्स नहीं बचा सकते, तो ये बहुत बड़ा डिमेरिट है, ये सब सॉरी। तो ये है आपका प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स। ओके, आई होप एकदम इजी है, जरा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ओके, सो रिटेन्ड अर्निंग का मीनिंग क्या होता है, आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is kept as reserve for use in future. So retained earning का सिंपल मीनिंग है सेविंग्स, है कि नहीं, वो सेविंग जो आपने बचा के रखा है कि नहीं, तो वो हो गया रिटेन्ड अर्निंग। नाम अलग अलग है, ओके, सिंपल भाषा में आप अगर जानो कि रिटेन्ड अर्निंग मतलब ये क्या आ गया, तो ये आपका बचाया हुआ पैसा, आप जब कमाए हो, जो सब कुछ देने के बाद आपका, आपने शेयर होल्डर, आपने डिविडेंड दे दिया, आपने लोन चुका दिया, आपने सैलरी दे दी, आपने सब कुछ दे दिया, उसके बाद जो पैसा बचा उसी को बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग, जो सेफ है, जो रखा हुआ है, आपका खुद का पैसा है, ओके, वो कमाया हुआ पैसा है, जो सेविंग है आपका। सो सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो सेविंग। तो रिटेन्ड अर्निंग रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये वो पार्ट है प्रॉफिट का which is kept as reserve, जो रिजर्व में रखा हुआ है फॉर यूज इन फ्यूचर, ताकि कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, है कि नहीं, फ्यूचर में पैसे का तो जरूरत कभी भी पड़ सकती है, ऐसा ना। तो फ्यूचर में ऐसा कुछ मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, कोई मतलब मान लो कंपटीशन हाई हो गया, ऐसा ना, तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, कोई कंपटीटर नया आ गया तो आपको उसको टक्कर देने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, ऐसा ना, तो कहां से आएगा, तो ये है रिटेन्ड अर्निंग, आपका खुद का पैसा। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसका नाम क्या है, देखो, सेल्फ फाइनेंसिंग, खुद से फाइनेंस करोगे आप, सेल्फ मतलब क्या होता है, खुद फाइनेंसिंग कर रहे हैं, किसी से लेना नहीं है, ना ही शेयर इशू करना है, ना ही पब्लिक से पैसा चाहिए, ठीक है, ना ही बैंक से चाहिए, ये मेरा खुद का पैसा है, इस पे मेरा हक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका लायबिलिटी नहीं है ना कि आपको चुकाना होगा, है कि। सो इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग और इंटरनल फाइनेंसिंग। इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ही पैसा है, इसीलिए इंटरनल बोला गया है, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले का पैसा। सो इंटरनल फाइनेंसिंग रिजर्व है, आपका सरप्लस है, ये समझो। और आपके एक
और नाम ले लो, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो नाम देखो कितना है, एक सेल्फ फाइनेंसिंग आप बोल सकते हो, दूसरा आप बोल सकते हो इंटरनल फाइनेंसिंग, तीसरा रिजर्व और सरप्लस, आप चौथा बोल सकते हो प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। 4 नाम और एक आपका ये 5वां नाम, 5 नाम है रिटेन अर्निंग का, है कि नहीं। सिंपल सा बात है, आपका सारा खर्चा करने के बाद जो पैसा बच रहा है, सेविंग जो हो रहा है, उसी को बोला जाता है रिटेन अर्निंग। तो हो गया ना सिंपल। सो रिटेन अर्निंग का मतलब आपका जो आप जो प्रॉफिट में से सेव करके रखे हो उसको बोला जाता है रिटेन अर्निंग। फ्यूचर के लिए, सब फ्यूचर के लिए रखते हैं ना। फीचर्स, अब फीचर्स क्या है इसका देख लेते हैं। डिपेंडेबल सोर्स, रिटेन अर्निंग आर मोर डिपेंडेबल देन एक्सटर्नल सोर्स एज दे डू नॉट डिपेंड ऑन इन्वेस्टर। अब एक्सटर्नल सोर्स से ज्यादा इस पे डिपेंड रहता है। अब आप सोचो, आप बाहर वाले से डिपेंड रहोगे, उससे अच्छा आपका जो खुद का पैसा है उस पे ज्यादा हक है आपका, ये समझो। सो रिटेन अर्निंग आर मोर डिपेंडेबल देन एक्सटर्नल सोर्स। तो रिटेन अर्निंग पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं एक्सटर्नल सोर्स से ज्यादा, एज दे डू नॉट डिपेंड ऑन इन्वेस्टर। तब उनको इन्वेस्टर्स पे डिपेंड रहने का जरूरत नहीं है कि हाँ इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, पब्लिक इन्वेस्ट करेगा तब मेरा फंड जनरेट होगा तब मैं कुछ करूंगा। तो उससे अच्छा ये खुद पे आप अपना खुद का पैसा है, ऐसा ना उस पर डिपेंड रहो ज्यादा, है कि नहीं। तो डिपेंडेबल सोर्स है ये आपका। इकोनॉमिकल, इट इज वेरी इकोनॉमिकल मेथड ऑफ फाइनेंसिंग as it does not involve any cost in the form of interest dividend। ये आपका ये कंपनी का क्या है, इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। ये सब आपका पैसा है रखा हुआ है, आपको जरूरत है आपने यूज कर लिया, ये सब आपको उसके लिए आपका ही पैसा है, आपको उसके लिए किसी को इंटरेस्ट देना है नहीं देना है, आपको डिविडेंड देना है नहीं देना है, तो इकोनॉमिकल हुआ ना। आप अगर मान लो कंपनी में पैसा लगाएगी पब्लिक तो आपको डिविडेंड देना होगा, ये सब तो इसमें तो डिविडेंड नहीं देना है, तो इकोनॉमिकल हुआ कि नहीं। तो ये एक फीचर्स हो गया। फिर कुशन ऑफ सिक्योरिटी, तो कुशन का मतलब आप समझ ही रहे हो, कुशन आराम देती है, ये सब। तो कुशन ऑफ सिक्योरिटी, द रिटेन अर्निंग कंसीडर्ड एज ए कुशन ऑफ सिक्योरिटी, इसको भी कंसीडर किया गया है, ये भी एक कुशन है सिक्योरिटी का, आराम देने वाला मतलब आरामदायक है, ठीक है। बिकॉज दे प्रोवाइड सपोर्ट इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी व्हेन ए कंपनी फाइंड इट डिफिकल्ट टू अरेंज फाइनेंस। अब अगर कंपनी को दिक्कत हो रही है कि पब्लिक शेयर नहीं खरीद रहे हैं, ये सब लोन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या हो गया, आपको ये काम आएगा। ये रिटर्न बचाया हुआ पैसा है तो हम लोग का सेविंग्स ही तो काम आता है। आप ही मानो आपको कुछ खरीदना होता है तो आपका सेविंग्स ही काम आता है कि नहीं। तो उसी तरीका से रिटेन अर्निंग काम आएगा। अगर मान लो कुछ अगर प्रॉब्लम आ गया अचानक से, प्रॉब्लम तो फ्यूचर इज अनसर्टेन, ये समझ लो कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो उस समय में क्या काम आएगा, उस समय उस डिफिकल्ट समय में क्या काम आएगा, आपका रिटेन अर्निंग, ये सर। तो इसीलिए रिटेन अर्निंग को कुशन ऑफ सिक्योरिटी नाम दिया गया है। तो कुशन ऑफ सिक्योरिटी क्या है, कुशन तो आप लोग घर पे देखते ही हो, है कि नहीं। सो ये है आपका कुशन ऑफ सिक्योरिटी बोला गया है इसको। फिर नंबर 4, आप समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ये समझो कि मुसीबत के समय जो फंड काम आ जाए, रिटेन अर्निंग। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, अब देखिए मीडियम टर्म मतलब क्या था, मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर, ये मीडियम था। और लॉन्ग टर्म में क्या था, मोर देन 5 ईयर्स, है कि मोर देन 5 ईयर्स का फाइनेंसिंग करना है तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। और 1 साल से 5 साल के बीच में जो फाइनेंसिंग करना है, जो मतलब आपको जो सोर्स चाहिए, वो आपका मीडियम टर्म। तो रिटेन प्रॉफिट इज कंसीडर्ड एज ए ओनरशिप फंड, आपका फंड है, ओनर का फंड है, यस सर। इट सर्व द पर्पस ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो आप मीडियम टर्म फाइनेंस भी कर सकते हो, आपका खुद का है ना, तो आप 5 साल के लिए कर लो या 5 साल से ज्यादा के लिए कर लो फाइनेंस अपने पैसे का, है कि नहीं। लगा दो बिजनेस में, 5 साल से ज्यादा के लिए लगा दो, ऐसा ना, तो आपका खुद का पैसा है, तो ये मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस का काम आता है, काम करता है। तो ये आपका आ गया फीचर्स ऑफ रिटेन अर्निंग। अब देखते हैं मेरिट्स, ओके, एडवांटेजेस। सो मोर फ्रीडम, खुद का पैसे पे तो सबका ज्यादा फ्रीडम होता है ना, ये सब। दूसरे से मांगा हुआ पैसा और खुद का पैसा, इसमें तो डिफरेंट है ना, ये सब। सो मोर फ्रीडम, सॉरी, एज देयर इज नो इंक्रीज इन शेयर होल्डर, इसमें शेयर होल्डर नहीं बढ़ रहा है, ये सब। आपको डिविडेंड नहीं देना है, ये सब। तो आपका क्या है, मोर, इसमें आप फ्रीडम ज्यादा है, आपका खुद का पैसा आप जैसे चाहो जब चाहो जितना चाहो आप यूज कर सकते हो। फिर इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल है, हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा, ये सब। तो यहीं से तो ये सब बनता है। मेरिट मतलब अच्छाइयाँ ढूंढनी है, तो अच्छाइयाँ ढूंढ रहे हैं हम लोग, इकोनॉमिकल है।
आपको डिविडेंड नहीं देनी है, इंटरेस्ट नहीं देना है, तो घूम फिर के बात एक ही आ जाता है इकोनॉमिकल में। फिर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स इन बिजनेस। अब इसका मतलब समझिए, ये लाइन का मतलब, हाँ, जब बिजनेस में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं तो उस समय को मैनेज कौन करता है? ये जो बचाया हुआ पैसा होता है, बोलते हैं ना, बचा लो पैसा मुसीबत में काम आएगा, जैसा ना, तो ये वही है कि इट इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड एंड सडन बिजनेस शॉक्स। अचानक बिजनेस में कुछ झटका लगा, जैसा लो, अचानक कंपटीटर बढ़ गया, हाँ, एक नया प्रोडक्ट आ गया मार्केट में, तो आपको भी उसको टक्कर देने के लिए पैसा लगाना होगा। कहाँ से लाओगे? रिटर्न अर्निंग अगर आपके पास है, आपने बचा के रखा हुआ है, तो बस, है कि नहीं? तो लेकिन और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, अभी यहाँ पे आएंगे फिर से हम लोग, कि मान लो आप पैसा कमा रहे हो, प्रॉफिट, और सिर्फ बचा रहे हो, तो सिर्फ बचाना भी नहीं है, सिर्फ सेविंग भी नहीं करना है, ठीक है, आपको डिविडेंड भी देना होगा, ये समझ लो। नहीं तो अब पब्लिक बोलेगी कि ये खुद ही पैसा छाप रहा है, खुद ही जेब में रख रहा है, हम लोग को डिविडेंड ही नहीं देता है, तो फिर वो कस्टमर आपका चला जाएगा, फिर वो दोबारा फिर नहीं खरीदेगी, वो जो खरीदा हुआ है वो भी बेच देगी दूसरे को, बोलेगी कि नहीं, तो ये कंपनी ठीक नहीं है, हम लोग डिविडेंड ही नहीं दे रही है, खुद कमा के खुद पॉकेट अपना भर रही है, लेकिन हमें नहीं दे रही है, तो ये भी गलत है ना? आप खुद ही सोच के देखो, अब कंपनी आप लगाए हुए कंपनी में पैसा, ठीक है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है और अपना सेविंग भी है उसके पास, है ना, आपको पैसा ही नहीं दे रही है, आपको डिविडेंड ही नहीं दे रही, तो आपको कैसा लगेगा? जैसा आप भी चाहोगे ना कि पैसा जब कमाई हो रहा है तो मुझे भी डिविडेंड दे साल में, है नहीं, साल के एंड में, तो वही बात है, तो डिविडेंड भी देना जरूरी है। तो एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स इन बिजनेस, तो जो भी दिक्कत आएगी, अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो भी होगा, इसको हील करने में मदद करती है कौन? आपका रिटेन अर्निंग। इनहेंस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू बढ़ाने में मदद करती है रिटेन अर्निंग। कैसे? आपको मतलब आप मान लो क्रेडिबिलिटी बढ़ाने में मदद करती है, ये तो ना क्रेडिबिलिटी, फिर आपका मान लो आपका जैसे कंपटीटर्स आ गए तो आप पैसे ही और लगा सकते हो, ये सर, तो मार्केट में वैल्यू आपका बढ़ेगा ना, ये सर, तो इस सब में रिटेन अर्निंग, आपके पास पैसा रहेगा तो तभी ना आप खेल सकते हो अच्छे से, ये सर, तभी ना आप कंपटीटर्स के साथ अच्छे से आप उसके साथ ये कर पाओगे, कम्पीट कर पाओगे, ये सर, उसके साथ वो मार्केट में रह पाओगे, टिक पाओगे, है नहीं? आपके पास सेविंग होगा, आपके पास खुद का पैसा होगा, तभी तो ये आपका इनहेंस मार्केट वैल्यू, मार्केट में वैल्यू बढ़ाता है आपका। और सही सा बात है, अगर दूसरा अगर आपसे टक्कर ले रहा है तो आपके पास पैसा रहेगा तभी तो आप उससे टक्कर ले पाओगे, तभी तो आपका मार्केट में वैल्यू बढ़ेगा कि हाँ, इसका ये भी है, इसमें भी, इस कंपनी में भी दम है, ये सब। तो ये है आपका मेरिट्स ऑफ रिटेन अर्निंग। और रिटेन अर्निंग का एक ही सिंपल मीनिंग है, रिटेन अर्निंग रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज केप्ट एज रिजर्व, जो रिजर्व में रखा हुआ रहता है फॉर यूज इन फ्यूचर में यूज के लिए। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या? सेविंग ही हुआ ना, फ्यूचर में आप रख रहे हो पैसा, मतलब सेविंग ही तो हुआ, आप सेविंग ही तो कर रहे हो, तो बस। सो चलिए देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ रिटेन अर्निंग। ओके, तो रिटेन अर्निंग क्या था कि आपने कुछ प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सेव करके रखा हुआ है, सेविंग समझ लीजिए, इन सिंपल लैंग्वेज सेविंग। सो लिमिटेशंस ऑफ रिटेन अर्निंग, डिससैटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर्स, पहला लिमिटेशन, इसका मतलब समझिए, द शेयर होल्डर्स मे बी डिससैटिस्फाइड विद द कंपनी एज रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट रिड्यूस द रेट ऑफ डिविडेंड। अब आप खुद ही सोचिए कि आपने अगर ज्यादा ध्यान लगा दिया सेविंग पे ही, सेविंग रिटेन अर्निंग करने में, आपका प्रॉफिट है, रिटेन अर्निंग मतलब क्या कि आपका प्रॉफिट में से बचाया हुआ पैसा, ओके, फ्यूचर के लिए। सो आप अगर ज्यादा रिटेन अर्निंग करने लगोगे, ये सब, तो आपको डिविडेंड कम देना होगा, है कि नहीं? आपको रेट ऑफ डिविडेंड पहले देते थे 5%, तो आप दोगे 2%, ये सब। तो इससे क्या होगा, शेयर होल्डर्स जो इतना पैसा लगा के रखे हैं, साल में एक बार डिविडेंड मिलता है, ये सब, तो वो क्या सोचेंगे कि यार एक तो इतना दिन बाद डिविडेंड मिलता है, ऊपर से 2%, पहले मिलता था 5%, अब मिलता है 2%, तो इससे क्या होगा, वो लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ये सुनो, आपके शेयर्स वापस आपको क्या करेंगे, वो दूसरों को बेच देंगे, ये सुनो, तो कुछ भी हो सकता है, तो इससे दिक्कत होता है। अब अगर ये भी गलत है कि आप अगर सिर्फ अपना, आप शेयर होल्डर सोचेंगे कि आप अपना ही जेब भर रहे हो, कंपनी अपनी जेब भर रही है, लेकिन हमें कुछ नहीं दे रही है,
ये सब अपना प्रॉफिट आ रहा है, सेव कर रही है, अपना जेब भर रही है, लेकिन हमें कुछ नहीं दे रही है, तो ये भी गलत है। तो डिससेटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर, इसका मतलब यही है कि द शेयर होल्डर्स में बी डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे वो लोग विद द कंपनी, कंपनी के साथ, एज रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट रिड्यूस द रेट ऑफ डिविडेंड, है कि नहीं, रेट ऑफ डिविडेंड रिड्यूस कर देगा ज्यादा रिटेन अर्निंग करने से। पहला आपको समझ में आ गया। दूसरा अनसर्टेन, अब क्या है, बिजनेस अनसर्टेन है, ये सब जरूरी नहीं है कि पिछले साल जैसा बढ़ोतरी हुई थी प्रॉफिट में इस साल भी वैसा ही हो, है कि नहीं, प्रॉफिट आएगा तब ना आप सब सारे खर्चों को करने के बाद कुछ रिटेन अर्निंग कुछ सेव करोगे। देखिए नाम चेंज हुआ है, इससे डरना नहीं है कि ये रिटेन अर्निंग क्या है, ये भी आपका बचाया हुआ पैसा, सिंपल लैंग्वेज में आप बोलो तो सेविंग, ये सुनो सेविंग ही तो है, आपका बचाया हुआ पैसा है जो आपकी मुसीबत में काम आए, जो आपका जब जिस समय आपको लगे कि प्रॉफिट कम है तो इससे आप काम चलाओ, है कि नहीं, फ्यूचर में, तो वही है। तो फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, तो इट इज अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड, ये जो सोर्स ऑफ फंड है ना ये अनसर्टेन है, ये सुनो, क्योंकि कब कौन सा साल किसी साल अगर प्रॉफिट नहीं आया तो ये सुनो, तो आप ज्यादा सेविंग नहीं कर सकते, ज्यादा रिटर्न अर्निंग नहीं कर सकते आप, ये सुनो, तो नहीं हो पाएगी। एज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आर फ्लक्चुएटिंग, प्रॉफिट क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे तो होता रहता है, ये सुनो, स्टेबल तो नहीं रहता है। नेक्स्ट देखिए सॉरी, इग्नोर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब चलिए एक नया वर्ड है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो मैं एक बस हल्का सा आपको रिमाइंड करा दूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो मैंने छोड़ दिया, ओके, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो मैंने छोड़ दिया। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, द रिटेन अर्निंग इन्वॉल्व अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिटर्न अर्निंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व करता है, इसमें रिटर्न अर्निंग में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है, दैट इज द रिटर्न, जो रिटर्न आप देने वाले थे शेयर होल्डर्स को वो आपने नहीं दिया, ओके, thus which the shareholder would have earned if the profit were not kept as reserve। आप अगर रिजर्व में नहीं रखते आप अपना प्रॉफिट तो आप क्या करते, आप रिटर्न देते, लेकिन आपने ये नहीं किया, तो इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा है, आपने क्या नहीं किया, आपने रिटर्न नहीं दिया, सेव कर लिया, ओके। तो लाइन समझ में आ रहा है, यहां से पढ़ो, शुरू से देखिए, द रिटेन अर्निंग इन्वॉल्व अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इज द रिटर्न व्हिच द शेयरहोल्डर वुड हैव अर्न, शेयरहोल्डर्स अर्न करते इफ द प्रॉफिट वर नॉट केप्ट एज रिजर्व, अगर रिजर्व में नहीं रखते तो क्या होता है, आप शेयरहोल्डर्स को रिटर्न देते, ये सर, तो वो नहीं किए हम लोग, तो उसी को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी, इसीलिए लिखा हुआ है इग्नोर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए चीजों को सिंपल रखिए, ओके, आराम से समझ में आ जाएगा। तो 3 लिमिटेशंस है, आप आराम से देख लेना, डिससैटिस्फैक्शन अमंग शेयरहोल्डर्स, अनसर्टेन, इग्नोर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। सो गाइस, सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोग सपोर्ट करिएगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, चाहे वो अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस से वीडियो, सब आप ही लोग के लिए है। थैंक यू।